अदालतों में सारा खेल बयानों का होता है। आपको बयानों के द्वारा फंसाया जाता है। बचाने के लिए बयानों को तोड़ा जाता है। गवाह अपने बयान बदलते हैं और कोर्ट का अंतिम फैसला गवाहों के बयानों पर टिका होता है। तो पूरे कोर्ट सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं होता है जो स्थायी लाभ देने वाला हो लेकिन बयानों पर आधारित ना हो। क्रॉस एग्जामिनेशन की विद्या भी झूठे बयानों से बचाने के लिए रची जाती है। बयानों पर जमी असत्य की धूल को झाड़ पोंछकर साफ करने के लिए आपके डिफेंस काउंसिल अपने जखीरे में क्रॉस एग्जामिनेशन नामक तंत्र विद्या की कलाएं संभाल कर रखते हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि सुप्रीम कोर्ट यहां तक की बात कहे, लेकिन इस बार उन्होंने यहां तक की बात कही है, ये वाली बात कही है। अपने जजमेंट के पैरा 41 में उन्होंने कहा है कि कोर्ट बयान तथा बयान 161 में छिपे अंतर विरोधों को मटेरियल ओमिशंस या तथ्यात्मक चूक के रूप में दिखाना और उन्हें रिकॉर्ड पर सामने लाना डिफेंस काउंसिल का कर्तव्य था, जिसमें वह पूरी तरह से असफल रहे हैं। हमें यह कहते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि विद्वान वकील साहब को इस बात का कुछ भी पता नहीं था कि किसी गवाह को उसकी पुलिस स्टेटमेंट्स के साथ सेक्शन 145 एविडेंस एक्ट के तहत कैसे कन्फ्रंट और कॉन्ट्राडिक्ट किया जाता है। इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट के सामने था, उसमें यदि वकील साहब ने ट्रायल कोर्ट के सामने गवाह को सही तरीके से क्रॉस कर लिया होता तो आरोपी वहीं ट्रायल कोर्ट में ही छूट जाता, बरी हो जाता। उसे रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तक ना जाना पड़ता और 2015 के केस में बरी होने के बाद 2023 तक जेल में बंद ना रहना पड़ता। केस का नाम है मुन्ना पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। क्रिमिनल अपील नंबर 1271 और 1272 ऑफ 2018 हैं, जिन्हें जस्टिस BR गवई, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने 4 सितंबर 2023 को पास किया है। आपने इस जजमेंट का हवाला अभी पिछले दिनों एक अन्य वीडियो में भी सुना है, जिसमें अन्य रूप से इस केस की चर्चा की गई थी। आज हम उस केस के बचे हुए जो एस्पेक्ट हैं, सेक्शन 161 और 162 तथा इनके साथ ही लिया जाएगा सेक्शन 145 इंडियन एविडेंस एक्ट, कैसे इन तीनों कानूनों का उपयोग करके आरोपी को बचाया जाता है, इस बात पर आज हम चर्चा करेंगे। आज हम देखेंगे कि बयान 161 का पर्पस क्या होता है। जिन आरोपियों का FIR में नाम ना हो पर बाद के बयानों में उनका नाम बता दिया गया हो, तो जज की क्या सावधानी जरूरी होती है। सेक्शन 162 CRPC किस तरह से सेक्शन 145 इंडियन एविडेंस एक्ट से ही निकला हुआ है और उसी का बच्चा कहला सकता है। यदि जज बयान 161 को इस्तेमाल करना चाहे तो क्या वह ऐसा कर सकता है, और अगर कर सकता है तो उसकी विधि क्या होगी। सेक्शन 162 CRPC में प्रूव्ड और अनप्रूव्ड स्टेटमेंट्स क्या होती हैं और उन्हें कैसे प्रूव या अनप्रूव किया जाता है। प्रोसिक्यूशन स्टोरी तो आपको याद अवश्य होगी। एक छोटी बच्ची के रेप व मर्डर का आरोप मुन्ना पांडे पर था। 1 जून 2015 को जब पीड़िता की ढूंढ चल रही थी तो गांव वालों ने फूचन पांडे से घर का ताला खोलने के लिए कहा। उसने बताया कि चाबी तो आरोपी मुन्ना पांडे के पास है। मुन्ना पांडे की चाबी छीनकर ताला खोला तो दरवाजा भीतर से बंद मिला। भीतर प्रीतम था। उसने मुन्ना पांडे की खाट के नीचे से मृत पीड़िता की लाश बरामद करवाई। लोगों ने फूचन, मुन्ना व प्रीतम को मारना पीटना शुरू किया तो पुलिस के सामने प्रीतम बोला कि उसने और मुन्ना ने मिलकर वह अपराध कारित किया था। इंडियन लीगल सिस्टम के पास झूठे गवाहों को तोड़ने के बहुत सारे कानूनी औजार हैं। बिना झूठे गवाहों को तोड़े आप फॉल्स एलिगेशन पर विजय नहीं पा सकते हैं। बाद में जीवन भर पछताते रहने से अच्छा है कि झूठे गवाहों को तोड़ने में इंडियन लीगल सिस्टम की विशेषज्ञता का सहारा लिया जाए। इंडियन लीगल सिस्टम के मेंबर बने और यह सहायता पाएं। हर दूसरे केस की तरह जो बात FIR में कही गई थी उसे बदलकर व बढ़ा चढ़ाकर बयान 161 में कहा गया था, और जो बात पहले बयान 161 में कही गई थी उसे बदलकर व बढ़ा चढ़ाकर दूसरे बयान 161, जिसको हम ततीमा बयान भी कहते हैं, सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट कहते हैं, उसमें कहा गया था। और इसके बाद में जब गवाह कोर्ट में आया तो कोर्ट बयान में बिल्कुल एक नई बात बता दी गई थी। ऐसे में डिफेंस काउंसिल का फर्ज था कि वे पूरे कोर्ट बयान को पुराने बयानों, पुरानी शिकायतों, इन सब के आधार पर कन्फ्रंट और कॉन्ट्राडिक्ट करते और कोर्ट के सामने सही तस्वीर पेश करते।
लेकिन यहाँ वकील साहब ने कुछ नहीं पूछा और आरोपी को सजा हो गई। इसी तरह से ट्रायल कोर्ट के जज ने भी अपनी भूमिका नहीं निभाई। सेक्शन 162 सीआरपीसी ट्रायल कोर्ट के जज की शक्तियों को समाप्त नहीं करता है, बल्कि उनको सपोर्ट करता है। इसके अलावा भी ट्रायल जज के पास सेक्शन 165 इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत असीम शक्तियां होती हैं। कोर्ट ने अपने जजमेंट के पैरा 46 में कहा, आप सामने देख रहे होंगे क्या कहा कोर्ट ने, कि सेक्शन 162 सीआरपीसी में लिखे शब्द पर्पस का अर्थ है गवाह के पुराने बयान के प्रयोग द्वारा प्रोसिक्यूशन को अविश्वसनीय बना देना। जो गवाह ने पहले कहा है उसका इस्तेमाल करते हुए जो प्रोसिक्यूशन ने अब कहा है इस बात को अविश्वसनीय बना देना, यही सेक्शन 162 सीआरपीसी का पर्पस है। इसके अलावा पुलिस को दिए बयान का कोई भी दूसरा उपयोग कोर्ट में नहीं किया जा सकता है। पैरा 48 में कोर्ट ने कुछ ऐसा कहा जो सुनकर आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। आपकी तमन्ना थी, बहुत पुराने समय से सभी आरोपियों की तमन्ना होती है, सभी एडवोकेट्स की तमन्ना होती है कि कोर्ट्स ऐसा कहें, लेकिन अब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही है। कोर्ट ने यह भी कहा कि वर्तमान केस जिसमें एफआईआर में आरोपी का नाम ना हो, लेकिन केस की तफ्तीश में आगे बढ़ने पर वह नाम ले लिया गया हो, तो ऐसे में ट्रायल कोर्ट का फर्ज यह हो जाता है कि वह इस बात पर ध्यान दे कि कहीं आरोपी को फंसाया तो नहीं जा रहा है। इसके लिए ट्रायल जज को पुलिस पेपर्स की गहन छानबीन करनी होगी, जिसका कि उसके पास विस्तृत अधिकार होता है। इसके बाद अपने जजमेंट के पैरा 49 में कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 161 के बयान केवल प्रोसिक्यूशन विटनेस को कॉन्ट्राडिक्ट करवाने के काम में लाए जा सकते हैं। इसके अलावा उनका कोई भी अन्य उपयोग सीआरपीसी के मुताबिक संभव नहीं है। ये बयान 161 जो भी होते हैं ये कोई सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं होते कि इन्हें यदि ये रिकॉर्ड पे हैं तो खुद ब खुद साबित मान लिया जाए, इनको साबित किया जाना होता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात के पक्ष में वीके मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड 2015 नो SCC 588 का हवाला दिया, जिसमें सेक्शन 161 और सेक्शन 162 सीआरपीसी की कानूनी स्थिति बताई गई थी। इसी केस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी पॉइंट पर यदि ट्रायल जज को जरूरत होती है तो क्या वह इस बात का सहारा ले सकता है कि इस गवाह ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को यह बात बताई थी या नहीं बताई थी, और यदि बात बताई थी और अब भी उसकी बात को काटा नहीं जा सका है तो कोर्ट उस बात को प्रूव्ड मान सकता है, साबित हुई मान सकता है। यह सवाल था जो सुप्रीम कोर्ट ने उठाया और फिर उन्होंने इसका जवाब भी दिया। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता है। कोर्ट भी इस बयान 161 का कोई दूसरा उपयोग नहीं कर सकता है। इसका इस्तेमाल तो केवल प्रोसिक्यूशन विटनेस को कॉन्ट्राडिक्ट करवाने के काम में ही किया जा सकता है। इसके अलावा बयान 161 कोर्ट में किसी भी दूसरे काम में नहीं आ सकता है और न ही आएगा। अपने जजमेंट के पैरा 50 में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि सेक्शन 162 सीआरपीसी में वर्णित इफ ड्यूली प्रूव्ड एक शब्द लिखा हुआ है वहां पर, इफ ड्यूली प्रूव्ड, इसका क्या मतलब होता है। तो उन्होंने बताया कि जिन भागों को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए प्रयोग किया जाना है उन पर गवाह का ध्यान दिलवाइए। यदि गवाह मान लेता है कि यह कॉन्ट्राडिक्शन है तो कॉन्ट्राडिक्शन प्रूव हो जाएगी, इसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि वह कहता है कि उसने पुलिस आईओ को यह बात इस तरह से नहीं बताई थी जैसी कि 161 में लिखी हुई है, किसी और तरह से बताई थी, तो फिर यह बात पुलिस आईओ की गवाही के दौरान उससे पूछी जाए। जो उत्तर पुलिस आईओ देगा वही तरीके से उस कॉन्ट्राडिक्शन को प्रूव्ड या अनप्रूव्ड माना जाएगा। हमने आपको अनेक बार बताया है कि यदि गवाह कहता है कि मैंने यह बात दूसरी तरह से बताई है तो उस बात को नोट करके रख लें और इस बात की कंफर्मेशन तब करवाएं जब पुलिस आईओ विटनेस बॉक्स में आए। तो सभी गवाहों का अंतिम कंफर्मेशन आईओ करता है क्योंकि उसी ने 161 के बयान को रिकॉर्ड किया होता है। आज हमने जो सीखा है उसे एक बार फिर से एक नजर देख लेते हैं। पहली बात है, कोर्ट बयान में गवाह ने जो कुछ बदलकर बढ़ा चढ़ाकर बोला है उसे यदि सेक्शन 162 सीआरपीसी से कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करोगे तो वह आरोपी के खिलाफ काम करेगा, और यह बात हम कोर्ट बयान के बारे में बता रहे हैं। दूसरी बात है, बदलकर या बढ़ा चढ़ाकर बोली गई बात पर पहले गवाह का ध्यान दिलवाना होगा, फिर उसे कॉन्ट्राडिक्ट करना होगा, जो कि सेक्शन 145 एविडेंस एक्ट की विधि है।
इसी विधि से कॉन्ट्रडिक्शन को करवाया जाना होगा। जो सेक्शन 162 में लिखा हुआ है वह सेक्शन 145 इंडियन एविडेंस एक्ट का ही एक अक्स है। तीसरी बात है कि यह कॉन्ट्रडिक्शन करवाना डिफेंस काउंसिल का कर्तव्य होता है, लेकिन यदि वह नहीं करवा पाता है तो ट्रायल जज के पास यह शक्ति होती है कि वह इसको करवा सकता है। चौथा पॉइंट है, यदि कोर्ट भी चाहे तो सेक्शन 161 सीआरपीसी के बयान को इस्तेमाल नहीं कर सकता। पहले वह बयान सेक्शन 162 सीआरपीसी में से छानकर प्रूव किया जाएगा। केवल और केवल तभी बयान 161 का इस्तेमाल किया जा सकेगा, वरना उसका कोई इस्तेमाल नहीं है। अंतिम और पांचवी बात जो आज हमने सीखी, बिना प्रूव किया गया बयान 161 केवल पुरानी स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करवाने के काम में ही आ सकेगा, किसी दूसरे काम में वह नहीं आ सकेगा, उसका कोई अर्थ नहीं है। हमारे अनेक व्यूअर्स हमारे पास तब आते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है, उनके केसेस के क्रॉस एग्जामिनेशंस खराब हो चुके होते हैं। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में केस मुख्यतः 3 गवाहों पर टिका होता है। पहला प्रोसिक्यूटर्स, दूसरा एक्सपर्ट विटनेस जैसे डॉक्टर्स या एफएसएल एक्सपर्ट्स, और तीसरा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ऑफ द केस यानी कि आईओ। इनमें से यदि किसी भी गवाह का क्रॉस एग्जामिनेशन अप्रभावी रहता है तो चाहे आप कुछ कर लें, उसमें सजा से बचाव मुश्किल हो जाता है। आपके केस की मजबूती आपका क्रॉस एग्जामिनेशन ही होता है। हम निरंतर फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स को तथा यंग एडवोकेट कलीग्स को अपने क्रॉस एग्जामिनेशंस निरंतर भेजते रहते हैं। आप भी इंडियन लीगल सिस्टम के बेहतरीन व बेजोड़ क्रॉस एग्जामिनेशंस का लाभ लीजिए। क्रिमिनल ट्रायल में दूसरा अवसर नहीं मिलता है, जो अवसर आपको मिला है क्रॉस करने का उसे गंवाइए नहीं। हमारी वेबसाइट indianlegalsystem.org पर विजिट करें, हमारा यूट्यूब चैनल इंडियन लीगल सिस्टम देखें और झूठे आरोपों से बचने की युक्ति सीखें। हमारे व्हाट्सएप नंबर जो सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उस पर मैसेज भेजें, मेंबर बने और सहायता का लाभ पाएं। आपसे अगली वीडियोज में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए प्रणाम।